वेलकम दोस्तों, सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल के इस सेकेंड क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। क्योंकि ये ट्यूटोरियल बेस्ड ऑन विद्यापीठ सिलेबस है, काशी महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ बेस्ड ऑन सिलेबस ये स्टडी चल रही है। तो हम यहाँ पर काशी विद्यापीठ के स्टूडेंट्स के लिए ही सिलेबस को डिज़ाइन किए हैं और बेसिकली उनके जो सिलेबस के कंटेंट्स हैं उन्हीं को ही वन बाय वन हम यहाँ पर देखेंगे। और बाकी पूर्वांचल और अदर यूनिवर्सिटी के सिलेबस भी इस चैनल पे जल्द ही अपलोड होने वाले हैं, तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपके यूनिवर्सिटी का तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से वीडियो की जानकारी हो सके। सो चलिए यूनिट फर्स्ट में, जैसा कि यूनिट फर्स्ट के सिलेबस में अगर विद्यापीठ के यूनिट फर्स्ट में देखते हैं तो सबसे पहले तो हम देखते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग। अब हम बात करते हैं सी प्रोग्रामिंग इंट्रोडक्शन की। तो सबसे पहले तो हम स्टोरी सुन लेते हैं, कहानी कि किस तरह से सी डेवलप किया गया था, सी को किसने डेवलप किया था। तो थोड़ी सी स्टोरी चलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सी सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ सभी लोग के सामने इन 1972 में, 1972 में सी को इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द बेल लेबोरेटरी, जहाँ पर सी को जनरेट किया गया, बनाया गया। एंड डेनिस रिची वन ऑफ द इन्वेंटर ऑफ दिस लैंग्वेज, जो इन्होंने इस लैंग्वेज को बनाया है। और ये जो बेल लेबोरेटरी है ये यूएसए के पेंसिल्वेनिया में स्टेट में पड़ता है। तो ये तो बात हो गई सी के डेवलपमेंट के बारे में, उनके डेवलपर के बारे में। अब बात करते हैं सी से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स की कि सी बेसिकली जब डेनिस रिची इस लैंग्वेज को या बेसिकली ये जब डेवलप कर रहे थे तो ये कोई लैंग्वेज नहीं बना रहे थे। उस समय पर ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने का प्रयास चल रहा था उनके माध्यम से, और एक्सीडेंटली कह सकते हैं कि ये इन्होंने एक लैंग्वेज को जनरेट कर दिया। अब क्योंकि जब ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम के पैटर्न से बनाया जा रहा था तो ऑब्वियस सी बात है कि सी जो है अदर लैंग्वेज की तुलना में कुछ तो डिफरेंट होगा। सी बेसिकली क्योंकि हमने बताया था लास्ट क्लास में कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के दो हिस्से होते हैं या दो क्लासिफिकेशन होती है। पहली होती है लो लेवल लैंग्वेज LLL और दूसरी होती है हाई लेवल लैंग्वेज। और बेसिकली जितनी भी मार्केट में लैंग्वेज आप देखते होगे, आप जिनका नाम जानते होगे लाइक सी प्लस प्लस, सॉरी सी नॉट, सी प्लस प्लस, जावा, .NET एंड सो ऑन, ये या तो हाई लेवल में होंगे या तो लो लेवल में होंगे। बट सी इज़ अ ओनली वन लैंग्वेज विच इज़ लाई बिटवीन मिडिल लेवल ऑफ लैंग्वेज। ये समझने वाली बात है क्योंकि सी एकमात्र ऐसा लैंग्वेज है जो मिडिल लेवल टाइप्स ऑफ लैंग्वेज में इंट्रोड्यूस किया गया। अब इसका क्या मतलब होता है कि ये मिडिल क्यों बना? क्योंकि जैसा कि हमने बताया कि ये एक्सीडेंटल बन गया है कंप्यूटर लैंग्वेज, क्योंकि बनाया जा रहा था सिस्टम सॉफ्टवेयर को, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम को। तो इस रीज़न से जो है ये इसमें इट इज़ अ पावर ऑफ, बेसिकली समझ सकते हो कि इसके अंदर जो पावर होती है वो लो लेवल की तरह होती है और सिंप्लिसिटी एज हाई लेवल लैंग्वेज। का मतलब ये है कि इसमें आप हाई लेवल कोडिंग यानी हाई लेवल के माध्यम से सोर्स कोड लिख सकते हैं, लाइक इंग्लिश के कंटेंट्स में आप अपने प्रोग्रामिंग को लिख सकते हो। और सी के माध्यम से ही हम हार्डवेयर रिलेटेड एक्शन भी परफॉर्म कर सकते हैं। एंड दैट्स अ ब्यूटी ऑफ द सी। यही रीज़न है कि सी को मिडिल लेवल टाइप में इंट्रोड्यूस किया गया। सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और विद्यापीठ के सिलेबस में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। चलिए अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम की। स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, सो बिल्कुल आसान है ये टॉपिक। बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि सी का स्ट्रक्चर कैसे बनता है और कैसे हम प्रोग्रामिंग बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो आप सी के प्रोग्राम में सबसे पहले आप हैश लिखते हैं, हैश इंक्लूड, देन उसके बाद std नॉट std, इट्स अ हेडर फाइल, एंड देन उसके बाद आप यहाँ लिखते हैं void main, एंड देन उसके बाद आप डेटा डिक्लेरेशन, एंड देन स्टेटमेंट, एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। आइए अब हम वन बाय वन इस स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं और देखते हैं कि बेसिकली होता क्या है हर एक चीज़ की मतलब। सो यहाँ पर सबसे पहले तो मैक्सिमम बच्चे इस जगह पे हमेशा गलती करते हैं कि एग्जामिनर या जो भी आपका वाइवा लेने वाला पर्सन होता है वो इस तरह से हैश लिख कर पूछेगा कि हम इसे क्या बोलते हैं, और बच्चे मैक्सिमम यही से जगह इसी जगह पे मिस्टेक कर जाते हैं कि उसे हैश बोलते हैं। बट इन टर्म्स ऑफ सी इट इज़ नॉट नोन एज हैश, इट इज़ कॉल्ड प्री प्रोसेसर। दैट मीन्स
प्री मीन्स होता है पहले, प्रोसेसर का मतलब होता है प्रोसेस करने के लिए। तो प्री प्रोसेसर मतलब प्रोसेस होने से पहले का ये रोल प्ले करता है प्री प्रोसेसर। इसका मतलब ये है कि ये आपके कोड को एक्सट्रैक्ट करता है। इट मीन्स इट इज़ एक्सट्रैक्ट योर सोर्स कोड, इट इज़ एक्सट्रैक्ट योर सोर्स कोड। अब इसको समझने के लिए आखिर एक्सट्रैक्ट ये क्यों कर रहा है, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आप सभी लोगों ने अपने घरों में देखा होगा कि जो लेडीज़ हैं वो चावल कैसे बीनती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वो एक बड़े से प्लेट में चावल को लेती हैं और उसके खाली एरिया में उसको एक्सट्रैक्ट यानी फैला देती हैं। इसको क्यों फैलाती हैं? क्योंकि उस चावल में छिपी हुई जो भी कंकड़ हो या पत्थर हो, जो भी उसमें गंदगी हो, उसकी विजिबिलिटी इन्हेंस हो सके, ताकि उस कंकड़ को ईजिली पहचान कर उसको बाहर निकाल सके। एज इट इज़ उसी तरह से प्री प्रोसेसर भी आपके सोर्स कोड को एक्सट्रैक्ट करता है फॉर एरर फाइंडिंग मीन्स डिबगिंग। एरर फाइंडिंग इज ऑल्सो नोन एज डिबगिंग। ये ध्यान रखिएगा, डिबगिंग इज नोन एज एरर फाइंडिंग। इसको हम यहाँ पर एरर फाइंडिंग भी कहते हैं। आप एरर फाइंडिंग बोल सकते हैं और डिबगिंग भी कह सकते हैं। तो प्री प्रोसेसर क्या कर रहा है, आपके सोर्स कोड को एक्सट्रैक्ट करता है जिससे कि आप इजीली गलतियाँ, आपका जो कंपाइलर है वो इजीली मिस्टेक्स को फाइंड कर सके। नाउ नेक्स्ट टर्म्स इज इंक्लूड। अब इस जगह समझने की बात है कि इंक्लूड को हम लोग डायरेक्टिव कहते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है ये समझते हैं। अब कुछ एग्जांपल समझते हैं इसको, कि सपोज़ कीजिए कि आपको भगवान के दर्शन करना है तो आप कहाँ जाओगे? ऑब्वियस सी बात है, मंदिर पे जाएंगे। अगर आपको किसी वकील से मिलना है या वकील आपको चाहिए तो ऑब्वियस सी बात आप कचहरी जाते हैं। या अगर आपको किसी डॉक्टर से मिलना है, डॉक्टर के पास दिखाना है तो ऑब्वियस सी बात है हॉस्पिटल जाएंगे। तो आप देख सकते हो कि ये हॉस्पिटल, मंदिर एंड वकील ये कुछ एसोसिएट हैं अपने प्लेस से। दैट मीन्स कि डायरेक्टिव इज़ अ नथिंग, इट इज़ अ प्लेस। ये एक प्लेस होती है, इसको हम प्लेस कहते हैं। ठीक है, अब ये प्लेस क्या होती है? ये एक ऐसी प्लेस होती है जिस प्लेस पे हम अपने हेडर फाइल को रखते हैं। टू कीप योर हेडर फाइल, टू कीप योर हेडर फाइल। दैट मीन्स कि व्हाट द रोल ऑफ द डायरेक्टिव और इंक्लूड। इंक्लूड इज़ अ प्लेस वेयर वी आर कीपिंग आवर हेडर फाइल्स। दैट मीन्स कि अगर आप कभी कोई हेडर फाइल बनाते हो या यूज़र डिफाइंड हो या प्री डिफाइंड हो तो हम उसको इंक्लूड के अंदर रखते हैं। इंक्लूड इज़ अ डायरेक्टिव। दैट मीन्स कि ये एक प्लेस होती है जिस जगह पर हम अपनी हेडर फाइल को रखते हैं ताकि हम उस हेडर फाइल तक जल्दी से पहुंच सके। जैसे आप अपने बुक्स को किसी रैक में या किसी अलमीरा में या किसी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक प्लेस पे रखते हो ताकि अगर आपको बुक्स वगैरह फाइंड करनी हो तो आप उस जगह पे जाइए और बुक्स ले लीजिए। एज इट इज़ यहाँ पर भी इंक्लूड मीन्स डायरेक्टिव वो प्लेस होती है जिस प्लेस पे हम अपनी हेडर फाइल को रखते हैं। नाउ अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ हेडर फाइल। हेडर फाइल, सो हेडर फाइल इट इज़ अ टाइप्स ऑफ द फाइल। ये एक तरह का फाइल होता है जिस फाइल के अंदर हम अपने फंक्शंस को स्टोर करके रखते हैं। फिर समझ लीजिए कि हेडर फाइल इज नथिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ द फाइल वेयर वी आर स्टोरिंग आवर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस। सो इट इज़ अ फाइल वेयर वी स्टोर आवर व्हाट फंक्शंस। फॉर एग्जाम्पल अब हेडर फाइल को पहचानने के लिए हम उसके एक्सटेंशन को देखते हैं। अगर उसका एक्सटेंशन .h है तो इसका मतलब है कि वो एक हेडर फाइल है। द एक्सटेंशन ऑफ द हेडर फाइल, एक्सटेंशन ऑफ द हेडर फाइल इज ऑलवेज .h। बस ये आपको ध्यान रखना है कि हेडर फाइल का एक्सटेंशन ऑलवेज .h होगा। फॉर एग्जांपल समझते हैं, जैसे stdio.h, इसका फुल फॉर्म होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। और .h क्योंकि इसमें .h लगा हुआ है तो इसका ये मतलब निकल के आता है कि ये एक हेडर फाइल है। अब इस हेडर फाइल में आपको प्रिंटफ और स्कैनफ जैसे फंक्शन आपको मिलते हैं जिसका यूज़ अब आगे प्रोग्राम में करेंगे और एक प्रोग्राम बनाएंगे। सो प्रिंटफ और स्कैनअप इस तरह के फंक्शन किस में रखे गए हैं? stdio.h। इसका मतलब ये है कि अगर आपको प्रिंटअप और स्कैनअप फंक्शन का इस्तेमाल करना है तो आप stdio.h हेडर फाइल को कॉल करेंगे तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से conio.h
अगेन डॉट एच है, इसका मतलब हेडर फाइल है, और कोनियो फुल फॉर्म होता है कंसोल इनपुट आउटपुट। और इसके अंदर आपको मिलता है CLR SCR क्लियर स्क्रीन से करते हैं हम लोग, और गेट CH। सो जैसा कि हमने बताया कि कोनियो एक हेडर फाइल है, कोनियो डॉट एच। इस फाइल के अंदर हम वेरियस टाइप के फंक्शंस को रखते हैं, कुछ एग्जांपल हमने भी इसका दिखा। अब बात करते हैं, इसे कहते हैं एंगुलर ब्रैकेट, ऑलवेज ध्यान रखिए एंगुलर ब्रैकेट। अब बात करते हैं कि हम हमेशा जब भी इस स्टेटमेंट को लिखते हैं, लाइक हैश इंक्लूड stdio.h, सो हम ऑलवेज एंगुलर ब्रैकेट का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं। अब बात आती है कि वाई वी यूज़ एंगुलर ब्रैकेट इन द राइट ऑफ द इंक्लूड्स। मैटर यहाँ ये फंसता है, क्योंकि ये लोगों को, बहुत ही कम लोगों को पता होता है कि हम एंगुलर ब्रैकेट का इस्तेमाल क्यों करते हैं, बट वो मैं आपको रिवील कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल पाए कि आखिर हम एंगुलर ब्रैकेट का यूज़ क्यों करते हैं। इसको समझने के लिए फिर हम एक एग्जांपल का सहारा लेते हैं। सपोज़ कीजिए कि आप अपने क्लास में बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, और आपका कोई बाहर से कोई फ्रेंड या फैमिली वाला पर्सन आपसे मिलना चाहे। एक्सेप्शन मत लगाइएगा इसमें, बस एक जनरल से एग्जाम्पल समझिएगा। और अगर उसको आपका क्लासरूम पता है कि आप एग्जैक्टली कौन से फ्लोर के किस क्लासरूम में बैठे हुए हैं, तो वो डायरेक्टली उस क्लासरूम में आकर आपसे मिल सकता है। ओके है ना, सबको समझ में आया, ये हो भी सकता है। सो अब दूसरे एग्जांपल समझते हैं कि अगर उसको आपका क्लासरूम नहीं पता कि आपका किस फ्लोर पे किस क्लासरूम में आप बैठे हो, तो वो क्या होगा, वो हर एक क्लासरूम में जाकर गेट खोलेगा, फिर देखेगा आप नहीं मिले, फिर वो अगले क्लास में जाएगा, फिर वो देखेगा आप नहीं मिले, फिर वो नेक्स्ट क्लास में गया, और ऐसे करते हुए वो फाइंड तो कर लेगा, लेकिन काफ़ी उसको समय लगा। और एक सिचुएशन ऐसा बना कि उस बंदे को आपका क्लासरूम भी पता है, किस फ्लोर पे जाना है ये भी पता है, तो डायरेक्टली वो उस फ्लोर पे आया और उस क्लासरूम में एंट्री किया और आपसे वो मिल लिया। सो दोनों सिचुएशन में देखिए कि एक सिचुएशन में कम समय लगा और एक सिचुएशन में ज़्यादा समय लगा। दैट्स द मेन थिंग कि जब हम एंगुलर ब्रैकेट का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा जो कंपाइलर है वो डायरेक्टली सी की लाइब्रेरी में जाकर उस हेडर फाइल को फाइंड कर लेता है, डायरेक्टली सर्च इनटू सी लाइब्रेरी। और अब बात आती है कि इसके अलावा हम और क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा हम डबल इन्वर्टेड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आप डबल इन्वर्टेड करते हैं तो ये डायरेक्टली सर्च ना करके इट इज सर्च वन बाय वन ऑल डायरेक्टिव्स इन अ हेडर फाइल्स और डायरेक्टिव इन अ हेडर फाइल। देखिए डियर, यही फ़र्क है कि आप एंगुलर का इस्तेमाल अगर करते हैं तो आपकी जो हेडर फाइल है वो तुरंत मिल जाती है कंपाइलर को, लेकिन अगर आप हेडर फाइल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर आप एंगुलर ब्रैकेट इस्तेमाल नहीं करते हैं तो आपकी हेडर फाइल को कंपाइलर थोड़ा लेट सर्च करता है। तो इसका मतलब है कि आप दोनों तरीके से प्रोग्रामिंग लिख सकते हो। आप एक तरीके से तो आप इसको भी लिख सकते हो, ये भी राइट अप्रोच है, ये भी आप इस अप्रोच से भी काम कर सकते हो। और सेकंड अप्रोच है कि आप इसको डबल इन्वर्टेड के अंदर भी लिख सकते हो। अब ये दोनों अप्रोच का इस्तेमाल आप अपने प्रोग्रामिंग में करके देखिए और आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो है हमारा वॉइड मेन। वॉइड, अब बेसिकली बात यहाँ पर ये समझने की है कि वॉइड है क्या। देखिए बात समझिएगा यहाँ पर कि वॉइड इज़ अ नथिंग, इट इज़ अ टाइप ऑफ द रिटर्न। ये एक रिटर्न टाइप होता है। वॉइड का मतलब नथिंग है, कुछ नहीं है। अगर हमें कुछ वैल्यू नहीं मिल रही है तो हम वहाँ वॉइड लिखते हैं, नहीं तो यहाँ इंट, फ्लोट, डबल आप लिख सकते हो। मोस्ट ऑफ द सी प्रोग्रामिंग में आप यहाँ इंट मेन पाओगे। बहुत सारे लोग वॉइड भी लिखते हैं, कुछ लोग इंट भी करते हैं, वो हर एक पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। आप वॉइड भी लिखिए, सही माना जाएगा, इंट भी लिखेंगे तो भी सही माना जाएगा। अब बात आती है कि वॉइड या इंट का इस्तेमाल हम करते क्यों हैं। डियर, ये वॉइड और इंट का इस्तेमाल हम इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए कर रहे हैं, मेन फंक्शन के लिए कर रहे हैं, ये समझिएगा। क्योंकि मेन फंक्शन या किसी भी फंक्शन के साथ हम रिटर्न टाइप का इस्तेमाल करते हैं ताकि उस फंक्शन को इनिशियली एग्जीक्यूट कराया जा सके। फिर समझिए, किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए या इनिशियली एग्जीक्यूट कराने के लिए, ताकि प्रोग्राम हमारा स्टार्टअप हो सके, उसके लिए हमें रिटर्न टाइप का इस्तेमाल करना होता है।
फिर समझ लीजिएगा कि किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें रिटर्न टाइप का इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पर क्योंकि मेन इज़ अ मेन फंक्शन इज़ अ मेन थिंग विच इज़ यूज इन अ प्रोग्राम। विदाउट मेन वी कैन नॉट राइट एनी प्रोग्राम, वी कैन नॉट एग्जीक्यूट एनी प्रोग्राम। सो क्योंकि जब तक मेन एग्जीक्यूट नहीं करेगा तब तक आपका प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो इसीलिए इस मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट कराने के लिए हमें वॉइड का इस्तेमाल करना होता है। अब मेन क्या करता है, ये थोड़ी ट्विस्ट है। देखिए मेन हमारे आपके लिए नहीं होता, मेन यूज़ फॉर कंपाइलर, इसको समझिए, क्योंकि ये ज़रूरी चीज़ है कि मेन को समझना जरूरी है कि मेन हमारे आपके लिए नहीं है। जितने भी कंपाइलर बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अब आप पढ़ोगे, आप जावा पढ़ोगे तो उसमें मेन पाओगे, आप सी शार्प पढ़ोगे उसमें मेन पाओगे, आप C++ पढ़ोगे उसमें भी मेन पाओगे। तो आप ये समझ लो कि जो लैंग्वेज कंपाइलर ट्रांसलेटर का इस्तेमाल करता है वो मेन फंक्शन का इस्तेमाल करेगा ही करेगा, क्योंकि मेन फंक्शन हमारे और आपके लिए नहीं होता। मेन फंक्शन होता है कंपाइलर के लिए, जो कंपाइलर को ये बता रहा है कि ओपन कर्ली ब्रेसेस से लेकर क्लोज कर्ली ब्रेसेस के बीच में आपकी जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं सबको ये कन्वर्ट करेगा लो टू हाई। बस ये समझिए। फिर समझ लेते हैं कि जो मेन फंक्शन है ये कंपाइलर को ये बता रहा है कि ओपन कर्ली ब्रेसेस से लेकर, यानी इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट के बीच में जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं सबको हाई लेवल से लो लेवल में कन्वर्ट करो, दैट मीन्स मशीन कोड में कन्वर्ट करो। क्लियर हुआ सभी को? अब बात करते हैं डेटा डिक्लेरेशन की। बेसिकली डेटा डिक्लेरेशन का जो रोल है वो वैल्यू को असाइन करने के लिए है। डेटा डिक्लेरेशन यानी अगर आप अपने प्रोग्रामिंग में कोई वैल्यू या कुछ किसी भी तरह की कोई नंबर्स पे काम करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए पहले मेमोरी को स्टोर करना होता है या मेमोरी को रिजर्व करना होता है। तो डेटा डिक्लेरेशन यूज फॉर ऑक्यूपाई मेमोरी, ऑक्यूपाई द मेमोरी। सो अगर आप अपने प्रोग्राम में मेमोरी को ऑक्यूपाई करना चाहते हैं तो आप डेटा को डिक्लेयर करोगे तभी वो मेमोरी ऑक्यूपाई होगी। सो यहाँ पर हमने स्ट्रक्चर की डिफिनेशन को देख लिया कि सी का स्ट्रक्चर, बाकी इसमें नोट्स भी अवेलेबल है, ये मैं आप लोग के साथ शेयर कर लूँगा, देख सकते हो। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और आपके सिलेबस का जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बिल्डिंग एज अ एक मिनट, जो नेक्स्ट टॉपिक आप लोगों का है वो है फंक्शन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो फंक्शन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स। अब क्योंकि जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि आपके सी के प्रोग्राम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है वो होता है मेन फंक्शन, जैसा कि अभी हमने पीछे के प्रोग्राम में देखा। तो अब हम इसी एक मेन फंक्शन के माध्यम से अपने सारे प्रोग्राम के कोड को एग्जीक्यूट कराते हैं। बट ये ध्यान रखिए कि ये एक राइट अप्रोच नहीं होता, नॉट अ राइट अप्रोच, क्योंकि आप एक फंक्शन के माध्यम से अगर प्रोग्राम बनाते हैं तो ये राइट अप्रोच नहीं है। आपको हमेशा एक अच्छे अप्रोच की तरफ प्रोग्रामिंग बनानी है तो आपको मल्टीपल फंक्शन का इस्तेमाल करना होगा। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कि अगर आप छोटे छोटे टास्क को फंक्शन के माध्यम से परफॉर्म करते हैं और हर एक फंक्शन स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया जाता है तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं कि जो फंक्शन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक का मतलब है कि यहाँ पर आप किसी एक फंक्शन के माध्यम से प्रोग्राम ना बनाकर आप हर एक टास्क के लिए अलग अलग तरह के फंक्शन बनाइए, और इसी को कहते हैं आपका फंक्शन एज अ बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो आज हम इसी जगह पर लेक्चर्स को एंड करेंगे क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा, और इसके अगले जो टॉपिक होंगी सी कैरेक्टर सेट्स वगैरह वो हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तो अगर आप यहाँ तक इस चैनल पे बने हुए हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो भी प्रोग्रामिंग को और सी को सीख सकें। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।